नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग राजनीतिक भूगोल के विषय क्षेत्र का जो पहली विचारधारा जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें ये कहा जा सकता है कि तीन प्रमुख वैचारिक धाराएं राजनीतिक भूगोल के विषय क्षेत्र की दृष्टि से, जिसमें सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि जो आपकी भू पारिस्थितिकी के जो संबंध में बात कही गई है, जिसको फ्रांसीसी विद्वानों ने मुख्यतः दुनिया के सामने रखा, तो वो सबसे पहला विषय था। उसके बाद में अब हम दूसरे विषय पर आते हैं। वो दूसरा विषय पारिस्थितिकी संबंधी विषय है, और हमको थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि में अगर अपन जाएंगे तो अपने को ध्यान में आएगा कि जितने भी अपने राजनीतिक भूगोल के विद्वान हुए हैं, वो तीन प्रमुख विचार की दृष्टि से जाने जाते हैं। जैसे सबसे पहले अमेरिकन जो विद्वान हैं, उन्होंने भौगोलिक तत्वों की महत्ता को स्वीकारा। दूसरे नंबर पर पारिस्थितिकी के महत्व को, इकोलॉजी के महत्व को स्वीकार कर अपने आगे बढ़ते हैं। तो और तीसरा जैविक विचारधारा, जिसके बारे में हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। मुख्यतः जर्मन भूगोलवेत्ता इस विषय को लेकर अक्सर चर्चा में रहे हैं। तो पहला विषय हम लोगों ने राजनीतिक भूगोल की विचारधारा में राजनीतिक भूदृश्यावली संबंधी विचारधारा को विस्तृत रूप से विषय क्षेत्र के रूप में पढ़ा। अब दूसरे बार में हम ये जो राजनीतिक भूगोल की दूसरी विचारधारा है, राजनीतिक परिस्थिति संबंधी विचारधारा, इसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। पहली जो आपकी भूदृश्यावली संबंधी परिस्थिति थी, उसमें भौगोलिक तत्व जितने भी हैं, आकार, आकृति और ये जो भौगोलिक तत्व है किसी भी क्षेत्र के, भौगोलिक राज्य के, तो उनके बारे में सबसे ज़्यादा जोर था। अब दूसरी बात है तो राजनीतिक परिस्थिति की संबंधी कौन कौन से विषय है, वो इसको सर्वाधिक रूप से मान्यता देते हैं या सर्वाधिक रूप से जोर देते हैं। इसके लिए ये जो दृष्टिकोण है आपका पारिस्थितिकी संबंधित दृष्टिकोण, जैसा कि आपको ज्ञात है या ये इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि इस विचारधारा के जो प्रतिपादक थे वो अमेरिकन लोग थे। इनमें अनुसार राजनीतिक राज्य शक्ति के मूल्यांकन हेतु उसकी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना। आप वैसे भी सब लोग अब जानते हैं कि अमेरिका का जो सोच विचार है वो आर्थिक उस सारे विषयों पर ज़्यादा रहता है। तो जहाँ फ्रांस ने अपनी बात को भूगोल को महत्व देते हुए बात की है, तो यहाँ क्योंकि शुरू से ही अमेरिका का एक जो परसेप्शन रहा है किसी भी विषय को लेकर, तो वो परसेप्शन उनका जिसको कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ को आकलन करने की बात रखी। तो वहाँ के जो विद्वान हैं, उनका मत भी, भूगोल को पढ़ने का मत भी आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भूगोल को पढ़ने का, या राजनीति को भी आर्थिक पक्ष में, जैसे कि किससे क्या राजनीतिक संबंध रह सकते हैं जिनके कारण से हमारे देश को का विकास हो या हमारे देश की प्रगति हो। ऐसे महत्वपूर्ण जैसे एक वैचारिक दृष्टिकोण अमेरिकन का हमेशा रहा है, और वो उन्हीं आर्थिक पक्षों के रूप में, क्योंकि एक समय का जो परिवर्तन है उसको भी हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि जब फ्रांस और जर्मनी बहुत पावरफुल थे तब अमेरिका कुछ भी नहीं था, यहीं के लोग वहाँ जाकर बचे। लेकिन काल परिवर्तन हुआ, शक्ति महत्वपूर्ण थी। जर्मनी और फ्रांस जब प्रभावशाली थे विश्व के मानचित्र पर, तो धीरे धीरे शक्ति के बजाय आर्थिक परिस्थितियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई, और आज की तारीख तक हम देखते हैं कि आर्थिक परिस्थिति ही किसी भी राष्ट्र के मूल्यांकन का एक जो कहते हैं कसौटी हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में आर्थिक परिस्थिति का ही सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं कि महत्व बढ़ गया, और उसी को केंद्र में मानकर
सारी परिस्थितियों को, चाहे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सबको आर्थिक परिस्थिति के माध्यम से आंकलित करने का एक नया विचार सभी विषयों पर हुआ। राजनीतिक भूगोल भी अछूता नहीं रहा, राजनीतिक भूगोल में भी उसका प्रभाव बढ़ता गया। तो अमेरिकन जितने भी हैं वो सारे के सारे विद्वान अर्थव्यवस्था से लेकर कर ज़्यादा सतर्क है और उसी पर ज़्यादा जोर देते हैं। इसमें मानव समूह तथा शक्ति संचयन हेतु संसाधनों के संगठन, राष्ट्र तथा उसके भौगोलिक तत्वों के बीच समायोजन की को प्रमुखता दी गई। यहाँ सीधी सी बात है कि मानव समूह और उसके शक्ति मतलब ताकत का जो परसेप्शन है वो ही बदल गया। पहले ताकत का मतलब था उपनिवेशी काल तक कि किसके पास कितनी बड़ी सेना है, कितने बड़े जहाज है, कितनी आक्रमण की व्यवस्था है, बंदूक, बारूद और ये सारी चीज़। लेकिन अब अमेरिका का जैसे जैसे विश्व में प्रभाव बढ़ रहा है तो उसके प्रभाव के बढ़ने के नाते उसके यहाँ जो परंपरा है या उसको का दुनिया को देखने का जो परसेप्शन है वो सारी दुनिया के सामने आया। उसमें संसाधनों के महत्व को उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बताया कि जिसके पास जितने संसाधन है वो उतना ही शक्तिशाली। और इस बाजार के युग में तो आप और हम सब बिल्कुल अच्छी तरह से देख भी रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि बाजार के युग में आज युद्ध तो संभव है ही नहीं, ऐसी परिस्थिति हो गई। क्योंकि युद्ध ऐसे दोनों पक्षों को बहुत ज़बरदस्त नुकसान होता है, तो सारे विश्व युद्ध को टालते हैं यूएन और वो सारी चीज़ें उसी को लेकर आपके सामने। लेकिन एक दूसरे तरह का युद्ध एक राष्ट्र के से दूसरे राष्ट्र के बीच में आर्थिक युद्ध जो आप देख रहे हैं वो बड़ा प्रभावशाली होकर पिछले 40-50 सालों में उभरा है। वो जो उभरा है तो स्वतः ही जो आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली थे जैसे जापान है, अमेरिका है, ये सब राष्ट्र एक बार पुनः उस दृष्टि से, और अपन यूँ भी कह सकते हैं कि शक्ति की जो धुरी है वो धुरी सैनिक शक्ति से बदलकर आर्थिक शक्ति की ओर चली गई। अब आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए ये हो सकता है कि सैनिक शक्ति का सक्षम होना भी जरूरी है, लेकिन नंबर 1 पर आर्थिक शक्ति है। अब सारी लड़ाइयाँ सैनिक कारणों से नहीं हैं, कहीं भी सारी लड़ाइयाँ आर्थिक स्वार्थों के कारण से। तो इन संसाधन और शक्ति संचय के ये जो एक अजीब सा गठबंधन है दोनों के बीच में एक समायोजन है, तो उसको बहुत प्रमुखता से अपने को ध्यान में रखकर इस विषय में आगे बढ़े हैं। अमेरिकन और सारे दुनिया को बताया है कि आर्थिक राजनीतिक भूगोल को अगर प्रासंगिक रहना है या ये विषय प्रासंगिक हो सकता है तो उसके लिए आर्थिक संसाधनों का जो संगठन है, राष्ट्र और भौगोलिक तत्व जो है, कोई भी भौगोलिक तत्व, जैसे हम जो बात करते हैं कि जिसमें आप ये कह सकते हैं जैसे जितने भौगोलिक तत्व, नदी है, समुद्र है, आपका पर्वत है, वहाँ की ये आबो हवा है, जलवायु है, ये जितने भौगोलिक तत्व है, तो ये सारे भौगोलिक तत्व क्या मिलकर किसी भी राष्ट्र को ताकत बना सकते हैं क्या? या इन भौगोलिक तत्वों का उपयोग इस तरह से करे कि राष्ट्र अपनी ताकत का संचयन कर सके या अपने आप को शक्तिशाली बना सके। तो अब तक तो ये था कि जैसे नदी का जो उपयोग एक नैसर्गिक रूप से जितना प्राकृतिक रूप से होता था उतना होता था, पर्वतों का उपयोग उतना जितना होता था, लेकिन अब उनको संसाधनों की दृष्टि से देखा गया। इवन कुछ वर्ष पहले तक, अभी तो जैसे वो बदल गया, मानव को भी संसाधन के रूप में देखा गया, क्योंकि जिस तरह के मानव की प्रवृत्ति है या जिस तरह के मानव की एनाटॉमी है, संरचना है, वो उतना ही ज़्यादा क्या व्यापार की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से प्रगतिशील हो सकता है क्या। तो ये एक नया परसेप्शन दुनिया के सामने आर्थिक दृष्टि वाला रखा गया, और अपने को ये बात बिल्कुल ठीक से ध्यान में आती है, समझ में आती है कि एक बात ज़रूर है कि परसेप्शन बदला है, सारी बातें बदली है, तो सारी की सारी चीज़ों के देखने का जो नज़रिया है वो नज़रिया बदला है, और उसके कारण से कई विवाद भी हुए, ऐसा भी नहीं है। जैसे हम हमारे भारत की बात करें तो नदियों का विवाद, पानी का जो विवाद है, ये सब अपने राज्य को जैसे कह सकते हैं कि एक कैसे शक्तिशाली बनाया जाए उन प्राकृतिक तत्वों के माध्यम से, तो वो कमोवेश राज्यों पर भी लागू होता है, विश्व में पावर बनने के लिए भी
अभी अपन देखेंगे तो अमेरिका की जब बात करते हैं तो आज वो जो पावर या नंबर 1 है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण आप हम अगर मानते हैं तो बहुत बड़ा कारण वहाँ के प्राकृतिक संसाधन हैं। जैसे पहले भी मैं बता रहा था आपको, विशाल काया वो भूभाग उसके पास है, खेती की दृष्टि से नंबर 1 है, खेती विविधता वाली होती है, क्योंकि महाद्वीप के इस दौर से उस छोर तक पूरा का पूरा राष्ट्र फैला हुआ है। और कमोवेश जिसको कह सकते हैं कि प्रकृति जब की पूरी कृपा जैसे उस राष्ट्र पर है, 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच की जो भौगोलिक समानुकूल परिस्थितियाँ जो है वो उस राष्ट्र के साथ है। तो ऐसे में समुद्र जो है वो विशाल समुद्र उसके पास है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर के रूप में। तो विशाल वहाँ जितने संसाधन हैं उन पर उनका कब्जा है। जिसको कह सकते हैं कि फिशिंग के लिए दुनिया भर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अमेरिका है। तो कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, कृषि ले लीजिए, धन संपदा ले लीजिए, पेट्रोलियम के विशाल भंडार है, कोयले के विशाल भंडार है, मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है दुनिया की जिसका भंडार वहाँ पर नहीं है। और उनका सबसे बड़ी बात, भंडार हो जाना ही महत्वपूर्ण नहीं, उनका उपयोग आप कैसे करते हैं। इसको एक छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि आज अमेरिका सबसे ज़्यादा जो अपने यहाँ जो प्रगतिशील है या है प्रगति युक्त है, वो अपने को लगता है कि उसके पेट्रोलियम के संसाधनों के कारण से तेज़ी से फास्ट हो गया सारा, उसका उपयोग करते हुए उसने अपने को विकसित किया। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वो अपना 90% से ऊपर सारा का सारा तेल इन अरब कंट्रीज से निकालता है, और उसके विपरीत उसके यहाँ भंडारण की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा भंडारण वाला राष्ट्र है। लेकिन अपने सारे तेलों को उन्होंने खोजा है, कुओं को खोजा है, लेकिन वो सब कुएं आज भी सील्ड है। तो उनका ये मतलब है कि दुनिया का तेल का उपयोग करते रहो, और जिस दिन दुनिया का तेल खत्म हो जाएगा तब हम हमारे तेल का उपयोग कर कर उस शक्ति को मेंटेन रख पाएंगे। तो ये एक जिसको कह सकते हैं कि अपने संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए किसी भी राष्ट्र को, तो ये आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे कई विषय हैं जिनके लिए किसको एटॉमिक जैसे एनर्जी है तो किसको के साथ सहयोग करें, किसको नहीं करें, किसको तेल दें, किसको अनाज नहीं दें या अनाज दें। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से अमेरिका ने अपने आप को ताकत के रूप में दुनिया के सामने संजो रखा है। तो इस बात को यहाँ समाप्त कर अगले वीडियो में हम वापस इसी विषय को शुरू करेंगे।